किसानों के मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी शौकत अली चेची। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। शौकत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। पहला सवाल ये है कि कृषि जो कानून है, जो अध्यादेश है, वो तो वापस हो गए, लेकिन सरकार ने जो वायदा किया था जो एमएसपी कानून को लेकर, अब जो पिछला 2023 है वो भी ऐसे निकल गया। अब लोकसभा चुनाव सर पर हैं 2024 में, तो क्या रणनीति है किसान संगठनों की, क्या तैयारी है? बहुत अच्छा आपका सवाल है कि 2023 निकल गया, 5 राज्यों के चुनाव हुए, बीजेपी की तो बल्ले बल्ले हो ही गई। अब रहा सवाल किसानों का, क्योंकि किसानों की तो समस्या शायद ये सरकार तो सुनने वाली है नहीं, क्योंकि इनके पास में 3 मजबूत हथियार हैं बीजेपी के पास में: झूठ, गुमराह और नफरत। इसी में वे कामयाब हो रहे हैं। आपने जिक्र किया कृषि बिल का वापसी, वो वापसी नहीं है, वो होल्ड पे हुए हैं। और लगभग 13 महीने जो किसान आंदोलन चला, पूरी दुनिया ने देखा, उसमें 750 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो गई थी। लगभग 25,000 किसानों पे फर्जी मुकदमे दर्ज करे गए थे और उसमें किसानों की 17 मांगें थीं। उन 17 मांगों में से एक भी पूरी नहीं हो पाई है और ना ही उन किसानों को न्याय मिला है कि जिन्होंने शहादत दी थी, और ना ही वो फर्जी मुकदमे अभी वापसी हुए हैं। तो इस सरकार से तो खैर कोई उम्मीद नहीं है। बाकी तो अंधभक्तों के बारे में तो कह ही क्या सकते हैं। अच्छा, किसान संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर पुनः आंदोलन की बात भी कही थी। आप कह रहे हैं कि 17 मांगे हैं, और जो किसान शहीद हुए हैं, मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, वो वापस भी नहीं हुए हैं। इस बात को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी जो है संयुक्त मोर्चा की अभी शायद कल या परसों में बैठक हुई थी दिल्ली में, और आगे की वो रणनीति तैयार कर रहे हैं इस बीजेपी सरकार को घेरने के लिए। अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी सरकार ने कहे कि मोदी सरकार को घेरने के लिए, कि बीजेपी सरकार नहीं है देश में, तो मोदी सरकार है। अगर मोदी जी का नाम हटा दिया जाए तो बीजेपी का कुछ नहीं है। तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि संयुक्त किसान मोर्चा की भी, और जो हमारे वीएम सिंह जी हैं, जिन्होंने एक गारंटी कानून किसान मोर्चा के नाम से एक गठन कर रखा है, जिसमें लगभग 280 के करीब संगठन हैं। उनकी भी रणनीति बन रही है। अब से 2 महीने पहले उन्होंने जो है ये मीटिंग की थी और उन्होंने कहा था कि भी 2024 में हम उसको वोट देंगे कि जो किसानों की सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून देगा। अब देखना समझना बाकी है कि कौन सी पार्टी किसानों के साथ में आती है। बीजेपी से तो भरोसा करना ही बेकार है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आप यहाँ गौतम बुद्ध नगर से आते हैं। पिछली बार जो देखा गया, मानसूनी सीजन में बाढ़ भी आई, किसानों की फसल भी बर्बाद हुई, और सरकार ने ये वायदा भी किया था जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उनका प्रशासन से आकलन किया जाए और उसका समुचित मुआवजा दिया जाए। क्या कहेंगे इसमें? लोगों को मिला है किसानों को मुआवजा? सवाल ये है कि मैं फिर दोबारा कह देता हूं कि मोदी सरकार से उम्मीद करना ही बेईमानी है। और वादा तो ये भी हुआ था कि भाई 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाएगा, 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, और 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, यानी अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन की बजाय बदौलत बुरे दिन आ गए। अब आपने जिक्र किया कि बेमौसम बरसात में जो नुकसान हुआ था, बरसात के समय में जो नुकसान हुआ था फसलों का, लगभग 12-13 राज्यों में ये फसल बर्बाद हुई। तो मुझे नहीं लगता कि शायद देश में किसी को कोई मुआवजा मिला हो। वो मिला भी होगा तो उसका कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन मैं खेती करता हूँ और आपने मेरा इंटरव्यू कई बार ले चुके हैं। आप मेरे खेतों पे भी गए थे, वहाँ भी आपने जो मेरे बयान दर्ज करे थे। तो मेरे पास तो ना तो कोई अधिकारी आया, ना कोई हमारा जीता हुआ प्रतिनिधि आया, न ही सरकार का कोई नुमाइंदा आया कि उसने आकर के पूछा हो कि भाई आपकी फसल में कितना नुकसान हुआ, आपकी फसल बची या नहीं बची, और आपको जो है
भरपाई के लिए हम सरकार की तरफ से ये मदद दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक मेरे मिलने वालों का सवाल है, उनको भी किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन एक हमारा साथी था वो बता रहा था कि जी 300 रुपये बीघे के हिसाब से जो है लेखपाल आया है और वो मुआवजा देने की बात कह रहा था। तो उसने ये कह दिया हमारे साथी ने कि भाई 300 रुपये की बजाय हम जो है 25 रुपये ऊपर से लगा करके दे रहे हैं और योगी जी को दे देना, क्योंकि उनके चुनाव प्रचार में काम आएंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी को हमारे गौतम बुद्ध नगर में फसल के नुकसान का मुआवजा हो जो बाढ़ से फसल बर्बाद हुई है। तो आपके पास में कोई नहीं है सर्वे के लिए? मेरे पास में कोई सर्वे के लिए नहीं आया, ना ही किसी का फ़ोन आया, मतलब कोई संपर्क किसी ने नहीं किया, सरकार के किसी नुमाइंदे ने या किसी अधिकारी ने। तो जब मेरे जैसा, जबकि मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ और संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, अपनी बातों को आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से भेजता रहता हूँ, तो क्या अधिकारियों की नज़रों में नहीं है कि भाई इस आदमी से भी हमें मिलना चाहिए? जब मेरे जैसे आदमी से नहीं मिल रहे, तो बेचारा जो छोटा किसान है, जो बिल्कुल जिसकी कोई पहचान नहीं है, तो उनसे तो खैर अधिकारी जा कर के क्या मिलेंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार से किसानों का भरोसा उठ गया है, तो किसानों की जो आय तो दुगनी हुई है और सरकार किसानों को सम्मान निधि भी दे रही है। आप कैसे कह रहे हैं किसान का विकास तो हुआ है? हाँ, जैसे ब्लू ट्रेन चल रही है, जैसे $5 ट्रिलियन के हिसाब से जो है देश की आर्थिक व्यवस्था सुधर गई है, हमारा देश विश्व में डंका बज रहा है और काला धन सब आ ही गया, 15-15 लाख रुपए भी मिल गए और राम राज्य आ रहा है। हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा था कि यूपी की आय दुगनी हो तो रही है, उसका कारण कई सारे फॉर्मूले हैं जो किसानों की आय दुगनी हो रही है। यानी कि किसानों पे जो कीटनाशक दवाइयाँ उनके रेट दुगने हो गए, जो खरपतवार नाशक दवाइयाँ उनके रेट दुगने हो गए, जो पशु हैं वो पशुओं को और किसानों को एक दूसरे का दुश्मन बना करके खड़ा कर दिया। किसान जो लठ लेके बैठा वहाँ पे खेतों पे, और फिर भी जो है वो आवारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर किसान उसके डंडी मार दे, उसकी छेड़खानी कर दे, तो उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। जो किसानों की फसलों के दाम हैं वो भी जो है ये समझो कि आधे रह गए कुल मिला के। और अगर किसान सड़कों पे जाता है तो योगी जी की और मोदी जी की सरकार उनका फूल मालाओं से स्वागत ना करके लठ से और मुकदमों से उनका स्वागत करता है। यानी तो आप ये कह रहे हैं कि जो महंगाई को देखते हुए जो किसान की फसल में जो लागत आती है वो तो कई गुना बढ़ गई है, लेकिन उसकी जो फसल की जो मूल्य है वो वहीं के वहीं है। फसल का मूल्य वहीं का वहीं है। अगर मैं एक शब्द कहूँगा उसमें कि अगर जैसे कि किसान मांग रहे हैं कि भाई सभी फसलों पे एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए, इसका मतलब ये है कि किसान मांग रहा है कि भाई हमारे माल की कीमत और लागत, मेहनत नहीं मांग रहा। और अगर गेहूं की मैं बात करूं तो अभी जो है 150 रुपये के करीब बढ़ाए केंद्र सरकार ने गेहूं पे, तो वो तकरीबन बनता है 22 रुपये के आसपास में। अगर एमएसपी हो जाएगा तो किसानों के गेहूं की कीमत बनेगी लगभग 36-37 रुपये किलो। तो ये क्या केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार अपनी जेब से दे रही हैं जो इन पे जोर पड़ता है? क्योंकि इनको तो उद्योगपतियों को माला माल करना है। दवाइयाँ उनके रेट दुगने हो गए, जो पशु हैं वो पशुओं को और किसानों को एक दूसरे का दुश्मन बना करके खड़ा कर दिया। किसान जो लठ लेके बैठा वहाँ पे खेतों पे, और फिर भी जो है वो आवारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। अगर किसान उसके डंडी मार दे, उसकी छेड़खानी कर दे, तो उस पर मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। जो किसानों की फसलों के दाम हैं वो भी जो है ये समझो कि आधे रह गए कुल मिला के। और अगर किसान सड़कों पे जाता है तो योगी जी की और मोदी जी की सरकार उनका फूल मालाओं से स्वागत ना करके लठ से और मुकदमों से उनका स्वागत करता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो महंगाई को देखते हुए जो किसान की फसल में जो लागत आती है वो तो कई गुना बढ़ गई है, लेकिन उसकी जो फसल की जो मूल्य है वो वहीं के वहीं है।
फसल का मूल्य वहीं का वहीं है। अगर मैं एक शब्द कहूँगा उसमें कि अगर जैसे कि किसान मांग रहे हैं कि भाई सभी फसलों पे एमएसपी गारंटी कानून बना दिया जाए, इसका मतलब ये है कि किसान मांग रहा है कि भाई हमारे माल की कीमत और लागत, मेहनत नहीं मांग रहा। और अगर गेहूं की मैं बात करूं तो अभी जो है 150 रुपये के करीब बढ़ाए केंद्र सरकार ने गेहूं पे, तो वो तकरीबन बनता है 22 रुपये के आसपास में। अगर एमएसपी हो जाएगा तो किसानों के गेहूं की कीमत बनेगी लगभग 36-37 रुपये किलो। तो ये क्या केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार अपनी जेब से दे रही है जो इन पर जोर पड़ता है? क्योंकि इनको तो उद्योगपतियों को मालामाल करना है, किसानों से वोट लेनी है, किसानों से टैक्स, जीएसटी, वैट वगैरह सब कुछ लेना है। किसान अगर अपनी आवाज़ को उठाएगा तो उस पर लट बजाएंगे, उसे जेलों में डालेंगे और उसको आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी किन किन नामों से अपमानित करके उनकी जो है मजाक उड़ाएंगे। अच्छा, अभी आपने कहा सब कुछ हवा हवाई है, बुलेट ट्रेन भी चल रही और विश्व में भारत का डंका बज रहा, आपने ये एक तंज कसा। तो अभी जो भाजपा है वो एक अभियान उसने शुरू किया है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। इस अभियान के तहत भाजपा ये बताने का देशवासियों को प्रयास कर रही है कि 2047 में इस भारत को पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बना दिया जाएगा। क्या कहेंगे? देखो, ये तंज नहीं था कि हैंगर इंडेक्स की बात करें तो 120 देशों में जो सर्वे आया था उसमें 111वें पे भुखमरी में हमारा देश पहुंच गया। पिछले 45 साल में जो हमारे देश में भुखमरी नहीं हुई थी वो मोदी शासन में हो गई। और लगभग जो है हमारे देश पे केंद्र सरकार की ही अगर बात करें तो उस पर विश्व बैंक का 100 लगभग 60 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का कर्ज हो गया है। तो ये तंज नहीं है, कहाँ ब्लू ट्रेन चल रही है, कहाँ अच्छे दिन आ रहे हैं। जो बेचारी गऊ हैं जिनको गौ माता कहते हैं वो सड़कों पर एक्सीडेंट में मर रही हैं, भूखी मर रही हैं, पिसाई मर रही हैं, ठंड में मर रही हैं। देखा मैंने गौशाला में बहुत सारी वीडियो वायरल हुई, वो जिंदी गाय जो बीमार थी उनको जिंदियों को कुत्ते नोच करके खा रहे हैं। पंछी जो होते कौवा वगैरह, ये बाज वगैरह, ये नोच करके खा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अपमानित हो रहा देश में किसान हो रहा है, उसके बाद में महिला शक्ति हो रही है, उसके बाद में गौ माता हो रही है। तो डंका वंका कुछ नहीं बज रहा। आपने जिक्र किया कि 2047 में ये कर देंगे, तो ये कुछ नहीं करने वाले। बीजेपी के पास में 3 हथियार है, झूठ, गुमराह, नफरत, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। जिसके नहीं होते घर परिवार वो क्या जाने, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्याएं, आत्महत्याएं, ये सब चरम सीमा पे तो चल रही हैं। भाई परिवार वाला ही तो समझ सकता है कि आखिर परिवार में बच्चों का, छोटों का, बड़ों का, पड़ोसी का दर्द क्या होता है। अब जिसके आगे पीछे कुछ है ही नहीं तो वो क्या जानेगा। तो इनको सत्ता चाहिए। ये एक राजनीतिक एक आखिरी सवाल भी है, आप क्या कह रहे हैं यहाँ झूठ, नफरत के अलावा कुछ नहीं है। तो ये बताइए कि चुनाव हुए हैं विधानसभा के, राजस्थान में भी हुआ और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, एक मत से कैसे फिर भाजपा में लोगों ने आस्था जताते हैं? पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार रहेगी? आपके सवाल में बहुत अच्छा दम है और ये प्रश्न हर पत्रकार को पूछना चाहिए, जितने भी अपने आप में सामाजिक या नेता बनते होंगे, कि ये जो विपक्ष है जब चुनाव आता है तो ये जो भांग की गोली, जब तो चुनाव आने से पहले तो भांग की गोली खा करके लूटे रहते हैं और कोई अपने ट्वीट कर दिया, किसी ने कॉन्फ्रेंस कर दी और किसी ने कोई इंटरव्यू दे दिया। और चुनाव के बाद में सोचते हैं कि भाई अब तो बीजेपी से सब देश परेशान है जनता और अब आपको जो हमको वोट दे देगी तो कूद कूद करके कहेंगे हम जीत रहे हैं, बीजेपी हार रही है। और जब बीजेपी जीत जाती है रिजल्ट आने के बाद में, और उसके बाद में विपक्ष कहता है जी ईवीएम में घोटाला कर दिया, ईवीएम में घोटाला कर दिया। ईवीएम मुद्दा है, लेकिन मेरा कहने का मुख्य बिंदु ये है कि जब तक विपक्ष 12मासी नशे की गोली खा करके सोता रहता है, इनमें कोई एकता नहीं। अब ये 28 पार्टियों का जो संगठन एक बना, एकजुट हुआ, अगर ये सभी 5 राज्यों में मिलके बनते तो मैं समझता हूँ बीजेपी शायद नहीं आती सत्ता में लौट करके। अब सब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, चाहे कोई सी भी पार्टी है,
बीजेपी की जो 38 पार्टियों का संगठन है वो तो एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, और जो 28 पार्टियों का एक गठन हुआ है वो कांग्रेस को गाली दे रहा, कोई बसपा को दे रहा, कोई लोकदल को दे रहा, कोई सपा को दे रहा, इस तरीक़ा से गालियाँ दे रही है, तो जनता क्या समझेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक हर गली मोहल्ले में हर जाति धर्म का एक पदाधिकारी नहीं खड़ा करेंगे, ईवीएम मुद्दा है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बुद्धिजीवियों की, जो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस चीज़ का, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि भाई फ़ोन हो, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं उनमें धांधली हो सकती है। जब फ़ोन हैक हो सकता है, कंप्यूटर हैक हो सकता है, लोगों के जो बैंक खाते होते हैं वो हैक हो सकते हैं, तो फिर ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती? यही एक सवाल बड़ा है। और इस पे जनता कहीं ना कहीं की वोट परसेंटेज जो है, जो विपक्ष के खिलाफ वोट होता है, शायद उसी चक्कर में वो वोट डालने भी शायद नहीं चाहता हो कि भाई तुम्हें क्या करना, जब वोट डालेंगे जब भी ईवीएम जीतेगी तो क्या फ़ायदा है, ऐसे तो अपने घर लेट रहे हैं। और बीजेपी का जो वोटर है वो कूद कूद के जा रहा है, क्यों? उसे पता है कि जीतनी तो बीजेपी है, हम भी वोट दे करके हम भी अपनी भागीदारी निभा लें। यानी जितनी ईवीएम पे जो एक सवाल खड़े हो रहे हैं उसके अनुसार विपक्ष भी सक्रिय रहना जरूरी है। देखिए, विपक्ष जब तक सक्रिय नहीं रहेगा, मैं सीना ठोक करके कहता हूँ ये 28 पार्टियां, अगर 20 पार्टियां भी एकजुट होकर के और अपना साझा प्रत्याशी उतार दे हर गली मोहल्ले में, मेरी समझ में नहीं आता कि इन विपक्षियों को जो है अपना पदाधिकारी या कार्यकर्ता बनाने में आपत्ति क्या है। ये जाते हैं कूद कूद के, इनके प्रवक्ता बैठ जाते हैं टीवी डिबेट में और वहाँ जाकर के जैसे वो लड़ते रहते हैं ना, बंदर की तरह लड़ते रहते हैं, वहाँ से कूद के आ जाते हैं, आके कह देते हैं हमने बीजेपी को बैठने पर फेंक दिया। ये टीवी डिबेट से बीजेपी को ही लाभ हो रहा है, ना कि विपक्षियों को। विपक्षियों की जिम्मेदारी बनती है, इन्होंने जो ये अपने प्रवक्ता वो टीवी डिबेट में के लिए छोड़ रखे हैं, उन्होंने जनता के बीच में भेजें, हर गली मोहल्ले में हर जाति धर्म का अपना एक पदाधिकारी खड़ा करें, क्योंकि नेताओं की जेब में वोट नहीं होती, वोट होती है कार्यकर्ताओं की जेब में। अब सवाल ये चीज़ है कि 2024 नजदीक आ रहा, विपक्षियों की यही नहीं पता कि भाई इनका गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ, इनके प्रत्याशी मैदान में कब उतरेंगे, इनका कौन सा प्रत्याशी आ रहा है। कि मान लीजिए मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करूं तो गौतम बुद्ध नगर में हमें यही समझ में नहीं आ रहा, बीजेपी की तो पता है कि भाई बीजेपी का प्रत्याशी ये आ सकता है या ये आ सकता है, लेकिन विपक्षियों का यही नहीं पता कि भाई सपा का आवेगा या यहाँ बसपा का आवेगा या लोकदल का आवेगा या कांग्रेस का आवेगा या किसी और पार्टी का आवेगा, यही नहीं पता पड़ रही। अब उसमें कल को ये भी पता पड़ जाए तो फिर ये नहीं पता पड़ेगी कि भाई कौन सी पार्टी का आ रहा है तो कौन आ रहा है। कि मान लीजिए फकीरचंद नागर आ रहा है सपा की बात करूं तो, या राजकुमार भाटी जी आ रहे हैं, या फिर और कोई आ रहा है जो यहाँ दावेदारी करने वाले हैं। और जब तक कितना है कि यानी 15 दिन 10 दिन रह जाएंगे, वो जो प्रत्याशी है वो प्रत्याशी यही नहीं समझ पाएगा कि भाई किस पार्टी के कितने पदाधिकारी हैं, उनके मकान कहाँ कहाँ हैं, वो उन तक पहुँच नहीं पाएगा। क्योंकि प्रत्याशी या पार्टी की जेब में वोट नहीं होती, वोट होती हैं कार्यकर्ता की जेब में, उसके हाथ में होती हैं। कार्यकर्ता पार्टी की तारीफ करे या बुराई करे, वोटों को जो इकट्ठी करता है, जो एकत्रित करता है, जो पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा जाता है, जो दूसरी पार्टियों के बारे में उसकी नाकामियों को उजागर करता है या उनकी उपलब्धियों को गिनाता है, तो वो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, जो हर गली मोहल्ले में हर जाति धर्म का होना चाहिए। क्योंकि बीजेपी के अंदर ये खूबी है, सत्ता में होने के अनुसार भी उनका हर गली मोहल्ले में एक पदाधिकारी मिल जाएगा और वो 24 घंटा यानी 12 मासी वो चुनाव की प्रक्रिया में एकदम जो है जागरूक रहते हैं। विपक्ष ये काम नहीं कर रहा। इससे तो भला है कि विपक्षियों को बिना वजह के जनता को बेमतलब की जो है ये गुमराह कर रहे हैं, अपने घर बैठ जाएं और भाजपा से कह दें कि भाई तू ही लड़ ले चुनाव, हम नहीं लड़ रहे चुनाव। हमें जो है जनता को, क्योंकि जब किसी का सपोर्टर या विरोधी होता है तो उन वोटर में सपोर्टर में एक दुश्मनी भी पैदा होती है और उस दुश्मनी के कारण जो है वो दुश्मनी आगे तक बरकरार रहती है। मेरा लास्ट सवाल यही है कि बीजेपी को जिस तरीक़ा से विपक्षी पार्टियां हराना चाहती हैं, क्योंकि बीजेपी विपक्षी पार्टियों से 10 कदम आगे है। अब मैं सवाल करूं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनमें एक ओबीसी और अपर कास्ट का एक आदिवासी इन्होंने जो है मुख्यमंत्री बना दिया। उससे क्या है, ये कार्ड खेला है इन्होंने कि भाई हमारे यहाँ तो कास्ट विपक्ष वास्तव नहीं है।
नहीं, विपक्ष के पास इसकी काट हो या ना हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो तो विचारधारा भाजपा की है। हमारे मोदी जी तो जो है ओबीसी के समाज से आते हैं, और उन्होंने मोदी जी से या बीजेपी से ये पूछा जाए कि वो ओबीसी के लिए इन्होंने क्या क्या किया है, कौन सा भला किया। इनका आरक्षण खत्म करने के कगार पर पहुंचा दिया, जो उनके अधिकार है ओबीसी के वो कहीं नहीं मिल रहे। तो सवाल ये नहीं है, तो ये जो ट्रम्प कार्ड खेले जाते हैं बीजेपी इसी वजह से तो जीत रही है। अब यहाँ विपक्ष के जो लोग हैं वो अपने टूटर खेलते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस बुला करके अपने बयान दे दिए, जनता के बीच में जाते नहीं है। ट्विटर कॉन्फ्रेंस में उलझा हुआ, बिल्कुल कॉन्फ्रेंस में उलझा हुआ। बच्चे कुछ प्रवक्ता जो है वहाँ जा करके मुर्गा की तरह लड़ते हैं, लगा के 4 बजे से रात को 11 बजे तक वहाँ टीवी डिबेट में बैठ जाते हैं। कोई किसी की आवाज़ को उठाना एक अलग विषय है, लेकिन उस समस्या का समाधान करना दूसरी बात है। विपक्ष में बैठे हुए लोग अब किसान संगठन की कौन सी सत्ता में बैठे हुए हैं। किसान संगठन जायज़ मांगों को उठाते हैं, वो 20 मांग लेकर के जब बैठते हैं कहीं, तो उसमें से 10 मांग जो है उसको सरकार को पूरी करनी पड़ती है, अधिकारियों को पूरी करनी पड़ती है। लेकिन विपक्ष के बस की ये बात नहीं है और ना ही ये करना चाहते। ये सोचते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जनता है, अब हमको फ्री में वोट दे देगी। वो समय चले गए। पहले एक गांव के अंदर प्रधान के यहाँ प्रत्याशी आकर रहा और पूरा गांव वहाँ इकट्ठा कर ले रहा, प्रधान ने कहा जी ये फलाने नेताजी आए हैं उस पार्टी से, इनको वोट देना, तो सारा गांव वोट दे देख रहा। अब तो अपने भाई के पास चला गया कोई प्रत्याशी, तो और दूसरा भाई खड़ा देख रहा, तो वो ये कहेगा उसी से वोट ले लेना, हम नहीं देने वाले। वो समय चला गया। अब तो घर घर में अलग जगानी पड़ेगी, तब बीजेपी को हराया जा सकता है। आपका विजन लाइव से बात करने को धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आशा करता हूँ आप गरीब मजदूर किसानों की असहाय आवाज़ को ऐसे ही उठाते रहें और आपका चैनल जो है तरक्की की तरफ अग्रसर होता है। धन्यवाद। ये थे किसानों की हाथों को लेकर आवाज़ बुलंद करने वाले भारतीय किसान के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी शौकत अली चौधरी। इन्हें तमाम मुद्दों पर अपनी खुलकर राय रखी और तमाम सवालों के जवाब दिए। उनका ये साफ कहना है कि जो किसानों की आय है वो दुगनी जो हुई है, सब कुछ हवा हवाई है। आय वही की वही है, लेकिन जो फसल की जो लागत है वो महंगाई के चलते काफ़ी बढ़ गई है। इसके अलावा जो भाजपा 3 राज्यों में सत्ता में आई है, उसके लिए इन्होंने सीधे सीधे विपक्ष को जिम्मेवार ठहराया। इनका साफ कहना है कि विपक्ष कहती कुछ है करती कुछ है। जब तक विपक्ष धरातल पर रहकर, सड़क पर रहकर आम गरीब आदमी मजदूर की लड़ाई नहीं लड़ेगी, तब तक भाजपा को सत्ता से बेदखल नहीं किया जा सकता। खाली ट्विटर कॉन्फ्रेंस और टीवी डिबेट में भाग लेने से कुछ नहीं होगा।